नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं हेलो हल्द्वानी में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो में। मैं आपसे लगातार रूबरू होता रहता हूं और पिछली कई सीरीज़ से, मेरे ख्याल से 17-18 से ज़्यादा सीरीज़ जो है हमने कर ली हैं लिटरेचर के विभिन्न पहलुओं पे, डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे। और इसमें जो सबसे लंबी सीरीज़ रही है वो शेक्सपियर पे रही है। और आज का ये दिन ख़ास है क्योंकि शेक्सपियर के जितने ड्रामा हैं और जितने भी प्लेज़ हैं, उनके जितने भी आस्पेक्ट्स हैं, उन पे हमने एक बहुत लंबी सीरीज़ की है। और उसमें आज का जो है अंतिम हिस्सा मैं आपके सामने पेश करूँगा शेक्सपियर का। और उसके बाद फिर हम और भी कई पहलुओं पे नेक्स्ट जो है सीरीज़ से बात करेंगे। इस तरीके से हमने शेक्सपियर को उठाया है वन बाय वन। वैसे हम कुछ और आयामों पे भी बात करेंगे जो आगे आने वाले दिनों में आपके जो है अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड करेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शेक्सपियर के ड्रामास पे अंतिम पड़ाव। और ये है कि आज हम बात करने वाले हैं रोमन जो प्लेस थे उनकी टेक्निक्स क्या थी और वो किस तरीके से लिखे जाते थे और तकनीकी स्तर पे शेक्सपियर ने उन्हें कैसे फॉर्म किया है। तो चलते हैं इस बारे में थोड़ी जानकारी की ओर। तो रोमन प्लेस जो हैं बेसिकली, अगर आपको इससे कोई पूछे कि स्ट्रक्चरली रोमन प्लेस किस इंक्लिनेशन के हैं, किस झुकाव के हैं, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि रोमन प्लेस ट्रेजेडीज़ हैं, ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ हैं। और वो ऐसी हिस्ट्री नहीं है जैसे इंग्लिश क्रॉनिकल प्ले होते हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक प्ले थे, हिस्टोरिक प्ले थे, उनके तरीके की नहीं है। बल्कि उनके मेन थीम जो होते हैं वो किसी महान आदमी की बर्बादी को दिखाते हैं पूरी तरीके से। मेन थीम जो है वो एक नोबल सोल की पूरे एक नोबिलिटी से नीचे गिरने तक की यात्रा को दिखाते हैं, जिससे एक ट्रेजिक एंड होता है, जैसा कि और ट्रेजेडीज़ में भी होता आया है। तो आपको ये बता दूं कि शेक्सपियर पे काम करने वाले लोगों में जो बहुत शानदार क्रिटिक है, उनमें सबसे फेमस नाम है विल्सन नाइट का। और उनकी एक बुक है, ज़रूर पढ़नी चाहिए जो लोग शेक्सपियर को गहरा समझना चाहते हैं। विल्सन नाइट अपनी बुक जिनका नाम है स्टडीज़ ऑफ शेक्सपियर, उसमें एक रिमार्क करते हैं, वो आप गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज़ रोम। तो कहते हैं कि शेक्सपियर की जो ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी है, ठीक है, उनका जो है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम। तो रियल हीरो उनका रोम है, यानी कि अपने आप में एक कथन ये बताता है कि रोम का कितना इम्पॉर्टेंट जगह है, क्या स्थान है उनके इस जो है रोमन ट्रेजेडीज में, कि वो हीरो से भी ऊपर उठ जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे आप एग्री करें, ये सिर्फ एक क्रिटिक का अपना रिमार्क है, ठीक है। जैसे हम बात करें जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस, ये तीनों की बात करें तो ये आर नॉट सो मच पिक्चर्स ऑफ रोमन मैन एंड मैनर्स। ये बहुत ज़्यादा मुझे रोमन मैन और मैनर्स की बहुत गहरी तस्वीर देखते हुए नहीं दिखाई देते या पेश करते हुए नहीं दिखाई देते। तो कभी कभी ये लगता है कि इसमें विश्वास किया जाए ना किया जाए, लेकिन ये आप पे छोड़ा जाता है कि आप उसकी कितनी नॉलेज ले रहे हैं और कितनी गहराई से उसको जाते हैं। और जबकि अगर मैं देखूं कि हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, तो इनमें मुझे बहुत गहरा रोमन मैन एंड मैनर्स की पिक्चर साफ तौर पे दिखाई देती है। सो ये जो ट्रेजेडीज हैं, वो ट्रेजेडीज बेसिकली इनका बेस है हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री से उठाई गई ट्रेजेडीज हैं। तो बेसिकली इनका बेस हिस्ट्री होता है। जूलियस सीजर ऑलमोस्ट आपको बता दूं कि हेमलेट के साथ साथ कंपोज हुआ था। अब दूसरी बात करें तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस जो है इमीडिएटली मैकबेथ के तुरंत बाद लिखे गए थे। अगर इनका रियल सब्जेक्ट रोम ही होता, मैं एक तर्क दे रहा हूं विल्सन नाइट जी के जो है कथन के जस्ट रेफरेंस में, कि अगर इनका रियल सब्जेक्ट रोम होता तो हर एक को ये एक्सपेक्टेशन होती कि ये लगातार आएंगे और रोम के सब जो है सब्जेक्ट्स पे लगातार ये किताबें आएंगी और लगातार रोम की बातें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको ये बता दूं कि जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, उनके बीच में पब्लिकेशन में और उनका पब्लिश होने तक पहुंचने में लोगों के हाथों में 7 साल का फ़र्क है। अगर ऐसा ही होता तो तुरंत जो है एक के बाद दूसरी स्टोरी को कंटिन्यू कर लिया जाता, क्योंकि एक तरीके से वो एक दूसरे के पार्ट ही हैं, ठीक है, क्योंकि जूलियस सीजर के बाद ही एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की कहानी है।
ठीक वैसे ही अगर हम बात करें कि हम देखते हैं तो हेमलेट और जूलियस सीजर और मैकबेथ और एंटोनियन क्लेयोपेट्रा और कोरियोलिनस और किंग लियर, इनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से हमें रिजेम्बलेंस दिखाई देता है, यानी एक से कई एक एलिमेंट दिखाई देते हैं। तो डाउडन एक बड़े क्रिटिक हैं, उन्होंने भी कहा है कि हेमलेट और जूलियस सीजर खासकर दोनों ट्रेजेडीज ऑफ थॉट हैं। दे आर ट्रेजेडीज ऑफ थॉट रादर देन ऑफ पैशन। वो पैशंस, ह्यूमन इच्छाओं, ह्यूमन तीव्र इच्छाएं, मानव जीवन की तीव्र इच्छाओं से ज्यादा वो ट्रेजेडीज ऑफ थॉट हैं, विचारों की ट्रेजेडीज हैं। दोनों में ये होता है कि बोथ प्रेजेंट इन देयर चीफ कैरेक्टर्स द स्पेक्टिकल्स ऑफ नोबल नेचर। दोनों में बहुत महान लोग जो हैं कुछ वीकनेस के चलते अपनी जो है जगह से गिर जाते हैं, महानता को खो देते हैं और कुछ क्राइम या कुछ वैसा ही कुछ कमिट कर जाते हैं। जैसे अगर हम ब्रूटस की बात करें और हेमलेट की बात करें, दोनों बेचारे जो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा भार है, ऐसा भार जिसको सह नहीं पाते। नहीं ब्रूटस और नहीं हेमलेट इस पूरे एक्शन के लिए बिल्कुल फिट कैरेक्टर है, लेकिन और ये कहा जाता है कि दोनों बहुत डेंजरस हैं एक्ट करने में और डिफिकल्ट हैं अफेयर्स को संभालने में। तो देखें कि वैसी अगर मैकबेथ और एंटोनी को देखें तो हम देखते हैं कि दोनों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्वालिटी है, मैन ऑफ लॉफ्टी आइडियाज हैं, लेकिन वो बहुत ही अपने एक फ्लॉ की वजह से सीधे गर्त में जाते हैं और ट्रेजेडी को प्राप्त होते हैं। एंटोनी और जो है एक विमेन की वजह से उसके प्रभाव में आके, क्लियोपेट्रा के प्रभाव में आके, और उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता अट्रैक्शन को, और इस वजह से वो सीधे एक डाउनफॉल की ओर जाता है। वैसे ही कोरियोलिनस और लियर में क्या कॉमन है कि वो दोनों जो है बहुत ही अपने ऊपर एक उनको पागलपन की हद तक गर्व की अनुभूति है, और अपने ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि वो सोचते हैं कि वही सबसे बड़े हैं या उनमें बहुत गर्व हो अपने लिए है, और उसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनसेन सॉर्ट ऑफ प्राइड को पाल के रखते हैं अपने मन के भीतर, जो पागलपन की हद तक गर्व की अनुभूति है, और वही उन्हें ले डूबती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है सारी चीज़ें रोम की सभ्यता से ली गई हों, या रोम मैन एंड मैनर्स जो है रोम सबसे ज़्यादा कैरेक्टर से ऊंचा उठ जाता हो, बल्कि कई ऐसी भी हैं ट्रेजेडी जिसमें कैरेक्टर ही सबसे ज़्यादा हावी है, और नहीं कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कि अगर वो एक के बाद दूसरा हिस्सा है तो तुरंत लिखा गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शेक्सपियर इंग्लैंड को ज़्यादा कंसीडर करते हुए और अपने चारों ओर उस एम को कंसीडर करते थे ज़्यादा, जिसको लेके वो एक ड्रामा लिखते थे। अब बात थोड़ी लास्ट में ये भी कर लें, क्या इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले और रोमन प्लेज में कुछ इक्वालिटीज़ हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं? तो रोमन प्लेज अगर हम कहें तो ज़्यादा फाइन है प्रपोर्शन में और अपनी बनावट में और कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल प्लेस के बनिस्बत, क्योंकि रोमन प्लेज अपने आप में कंप्लीशन की फीलिंग देते हैं, वहीं पर इंग्लिश प्लेज जो होते हैं वो कंप्लीशन की फीलिंग न देते हुए कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, रिचर्ड सेकंड से हेनरी एट्थ तक प्रैक्टिकली अगर देखें तो एक कंटिन्यूस सीरीज है, कहानी इतनी लंबी चल रही है, बार बार सारे नाटक जो आ रहे हैं एक के बाद एक। तो स्केलेगल भी कहते हैं, जर्मन क्रिटिक हैं, कि ये हिस्टोरिकल जो है प्लेज जो है ऐसा लगता है एक बड़ी हीरोइक पोयम है जो ड्रामेटिक फॉर्म में ढाल दी गई है, और वो कई जो है एपिसोड्स में चलती रहेगी और कई धुनें क्रिएट करेगी। यानी कि ये साफ साफ दिखाता है कि हिस्टोरिकल प्लेज एकदम से पूरा कंप्लीशन नहीं लेते अपने एक ड्रामा के अंदर, बल्कि कंटिन्यूस हमें लगातार आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही एक बड़ा डिफरेंस है पोएटिकल क्वालिटी में दोनों ग्रुप के। रोमन प्लेज में जो पोएटिकल क्वालिटी है वो इतनी शानदार और ज़बरदस्त है कि वो अनमिस्टेकेबल है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें हेनरी सिक्स, हेनरी एट्थ, ये सब जो हिस्टोरिकल प्ले हैं ये इतना अनइवन है कि बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि शेक्सपियर ने कभी इस बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया, हमें ये भी समझ में नहीं आता। बड़ा अनइवन लगता है, कभी कभी तो ये लगता है शेक्सपियर ही है या कोई और है, इतना ऑड और अनइवन स्टाइल है पोएट्री का। और हालांकि ये दोनों चीज़ें अभी भी कंट्रोवर्शियल बनी हुई हैं बड़े बड़े क्रिटिक्स के बीच में
कि हिस्टोरिकल प्ले अच्छे हैं या रोमन प्ले, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सबसे फाइन क्वालिटीज़ जो हैं वो रोमन प्लेस की हैं बजाय हिस्टोरिकल प्लेस की। तो दोस्तों ये इस रोमन प्लेस का जो जितना हम डेपिक्शन कर सकते थे वो था। और अब आप जो है शेक्सपियर की जितने भी प्लेस थे, उनके स्टाइल, उनके एस्पेक्ट्स, उनकी टेक्निक, उनके स्ट्रक्चर, उनके सब्जेक्ट मैटर, उनके कंटेंट, हाउ शेक्सपियर वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ ड्रामा इन इंग्लैंड वर एक्चुअली डेवलपिंग इन द हैंड ऑफ शेक्सपियर, और जाने कितनी चीज़ों पे हम लोग बहुत गहराई से इतनी सीरीज़ पे ये ख़त्म कर चुके हैं। और आप सभी लोग अगर इस शेक्सपियर को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो इन पूरी सीरीज़ को आप जो है एक एक करके सुन सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो इसका तभी फ़ायदा होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इसको सुने और इनसे अपने नोट्स क्रिएशन करें और इनसे समझने की कोशिश करें कि लिटरेचर या साहित्य किस तरीके से किसी एक एज में फलता और फूलता है और कैसे एक ऑथर की जर्नी होती है एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके टू द एपेक्स ऑफ हिज करियर, या कह सकते हैं टू द जेनिथ ऑफ हिज करियर। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया आपके साथ इन सीरीज़ में शेक्सपियर की, और बहुत ही शानदार जो है ये सफ़र रहा है। और अब हम इसके बाद एक नए सफ़र की शुरुआत में चलेंगे जो साहित्य से ही संबंधित किसी और पहलू को छूने की कोशिश की जाएगी, और जिसमें आपका जो है ये साहित्य ज्ञान और निखरता हुआ आए, और साथ में ये बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि एक फ़्लो जो बना है समझने का वो टूटे नहीं, और एक फ़्लो में ही चीज़ें चलें बजाय एब्रप्ट या एब्सर्ड जो चीज़ों के या एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शन के। तो आशा और उम्मीद के साथ कि फिर मुलाकात होगी इसके बाद एक नए सफ़र की शुरुआत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मैं नागेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नई सीरीज़ में। सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।